नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटीवी। मैं हूं सनोज गौतम। आज हमारे साथ में एक राजनीतिक विश्लेषक हैं। विश्लेषण के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं आज एके मिश्रा जी। एके मिश्रा जी, आपका स्वागत है एनबीटीवी में। थैंक यू, थैंक यू। तो मिश्रा जी, आज हम बात करेंगे चीन और भारत के बारे में जो भी एक विवाद चल रहा है, सीमा का जो विवाद है, उस पे जिस तरीके से हमारे जो सैनिक हैं उन्होंने अपना दमखम दिखाते हुए भारत चीन को जिस तरीके से गलवान घाटी से खदेड़ा है, वो बहुत ही सराहनीय काम है। और जिस तरीके से हमने एक बढ़त ली है चाइना के ऊपर उनकी एप्लीकेशंस को बैन करके, और इतना जो साहस हमारी आर्मी ने दिखाया है, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए कि आपको क्या लगता है कि इतनी बड़ी जो भारत को एक जो जीत मिली है, जो एक भारत की जो इमेज बिल्ड हुई है अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, उसके बारे में आप कुछ बताइए हमें। सरोज, देखिए, ये क्वेश्चन आपका बड़ा वाजिब है। सारे डिफरेंट न्यूज चैनल के द्वारा कवर किया गया, लेकिन जो आपका टाइटल है कि क्या खोया और क्या पाया, इसके पोटेंशियल बेनिफिट इंडिया को क्या हुए, शायद इन चीजों पे प्राइमा फेसी तो बातें हुई है, लेकिन माइक्रो लेवल पे क्या क्या बेनिफिट हर इंडियन को, और इंडिया एज ए कंट्री और इंडिया एज ए इमर्जिंग सुपर पावर इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री, इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ, आप ये बोल सकते हैं कि मिलिट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज वेल एज इकोनॉमिक सुपर पावर। देखिए, मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री में चलिए पीछे, जब चाइना और इंडिया दोनों एक गुलाम देश थे, और उसके पहले भी देखिए, तो सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि चाइना की ये फितरत क्यों है। 1962 में भी उसने ये किया। देखिए, उसके पीछे कारण ये है कि बहुत पहले चाइना भी कई बार, वहां पे भी छोटे छोटे कई डेंसिटी होती थी, कई किंगडम होते थे, लड़ते रहते थे। अच्छा, बाद में चाइना भी कहीं न कहीं किसी न किसी के द्वारा शासित किया गया, और कई पार्टों में जो है उनका जो है विभाजन भी हुआ। तो चाइना के अंदर एक ये है, एक हिस्टोरिक ड्रीम है कि कभी हम यहाँ से लेके वहां तक होते थे, तो वो पार्ट भी हमारा है, वो पार्ट भी हमारा है। अब ये ठीक ऐसे ही है जैसे कि इंडिया का आप लीजिए, और हम ग्रेटर इंडिया के कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर दें, तो हम बोलेंगे कि जी कंबोडिया भी हमारा है, वो भी हमारा है। मतलब आधे से ज्यादा जो देश हैं वो हमारे हो जाएंगे, जो जम्बू जम्बू द्वीप का कॉन्सेप्ट है। सवाल ये है कि मॉडर्न वर्ल्ड में इस तरह के जो ड्रीम प्रोजेक्ट होते हैं वो फिजिबल नहीं होते हैं। कोई भी अगर एक देश अपने आप को सुपीरियर समझने लगे पूरी दुनिया से, तो बहुत बड़ा विनाश होता है। हिटलर के साथ यही था, जर्मनी के साथ, ठीक जर्मनी का एग्जाम्पल बहुत सुटेबल है। अच्छा, अब एक चीज ये देखिए, चाइना की फितरत क्या है कि वो छोटे छोटे जगहों पे कब्जा करते जाता है, डिस्प्यूट करके थोड़े थोड़े लैंड को, जिसका कि इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव पे कोई मायने नहीं होता है। चाइना की बिल्कुल, जो जैसे कि अभी दुनिया हम भर देख को सकते हैं डराने जो की फितरत है। उसकी जो भी विस्तारवादी जो भी नीतियां हैं, जिस तरीके से अगर हम देखें, एक अगर हम एक अगर हम देखते हैं कि मैप पर किस तरीके से अगर बात करें जापान की, या बात करें नेपाल की, या भूटान की, या भारत की, पाकिस्तान की, श्रीलंका, मालदीव्स, कहीं पर भी अगर आप देखते हैं तो वो हर जगह अपना वहां पर दावा ठोकता है। यहाँ तक कि अभी तो भूटान के भी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्क पे भी, वहां पर भी उसने अपना दावा ठोका, और जापान के एक आइलैंड के ऊपर भी कहा कि ये भी हमारा पार्ट है। तो उसकी जो विस्तारवादी नीति है, जैसे साउथ चाइना सी को कब्जा करना चाहता है, आसपास के पड़ोसी मुल्क उनको परेशान करता है, नॉर्थ कोरिया की मदद से अमेरिका को एक खतरा बन जाता है। तो आपको क्या लगता है कि ये चौतरफा जो वार जो चाइना कर रहा था, कहीं ना कहीं भी जो भारत ने जो कदम उठाए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लेके उन्होंने वहां पे जाकर अपने सैनिकों को जब उनका सम्मान बढ़ाया, उनका मान बढ़ाया, तो उसके बाद में किस तरीके से भारत इसको अपनी लड़ाई को आगे लेके जाएगा, और कैसे चाइना को इसमें पछाड़ेगा? देखिए, मैं आपको बताऊं, ठीक ये उदाहरण अभी रशिया का एक शहर है। चाइना ने वहां पे, जबकि रशिया और चाइना बहुत अच्छे दोस्त समझे जाते थे, वहां पे भी उन्होंने अपना दावा ठोका। अब हम आते बिल्कुल। हैं गलवान पे। देखिए, ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच था। इंटीग्रेटेड अप्रोच जब मैं बोलता हूं कि वहां पे घाटी में जो लड़ाई हुई हमारे सैनिकों के बीच, जो हमारे वीर जवान शहीद हुए, और दुगने से ज्यादा लोगों को जो है बिना किसी हथियार के, यानी बिना किसी खड्ग और बिना ढाल के उन्होंने ये जीता। इस लड़ाई का, अच्छा, डिप्लोमेटिक जो कूटनीति है ग्लोबल लेवल की, वो भी जी। बहुत उम्दा आला तरीन दर्जे की यहाँ पे रही है। देखिए, यहाँ पे सबसे ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि ये लड़ाई केवल ऐसी नहीं थी कि 2-4 घंटे की निहत्थे गुत्तम गुत्ता हो गई और ये मैटर खत्म हो गया। मैं आपको बताता हूं, इस लड़ाई का महत्व वही है जैसे पुराने जमाने में चंद्रगुप्त और चाणक्य ने सिकंदर को रोक दिया था। सिकंदर का जो विजय रथ था, सिकंदर को अगर नहीं रोका होता चाणक्य और चंद्रगुप्त ने, तो न जाने वो कितने और देश, राजाओं और प्रजा का वो वध
करता और उत्पात मचाता। ठीक यही नियत चाइना की थी। चाइना पूरी दुनिया पे कहीं न कहीं लोगों को परेशान कर रहा है, अटैक कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली चाइना के अंदर जो ये महत्वाकांक्षा है, उनके अंदर ये फीलिंग आ गई है कि वो पुराने जमाने से अपने को कोरिलेट करके बोलते हैं कि हम ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन है और हमारी जो बिल्कुल। रेस है वो सुपीरियर रेस है। अब ये चीज होता क्या है, देखिए चाइना डराता कैसे है, अपने संख्या बल के। इनका कभी अगर आप देखिए जो परेड होती है इनके मिलिट्री की, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसमें हजारों हजार यानी जरूरत से ज्यादा सैनिकों की जो है वो परेड करवाते हैं। इसके पीछे एक बड़ा हिस्टोरिकल रीजन है। बहुत पहले चाइना में एक राजवंश था, वो बड़ा कमजोर था, अटैक हमेशा होता रहता था। तो वो करते क्या थे कि युद्ध भूमि में सैनिकों के मिट्टी के पुतले बना के खड़े कर देते थे। दूर से जब वो दुश्मन देखता था तो उसको लगता था कि इनकी बहुत बड़ी सेना है। अभी शक्ति प्रधानमंत्री मोदी प्रदर्शन ने के लिए। विजिट किया था, तो वो फोटो भी उनके साथ है, उस म्यूजियम में भी गए थे जहां वो मिट्टी के सैनिकों के पुतले हैं। तो संख्या बल जी के ये आधार पे दिखाया जाता था, वहां पे डराया जाता था। देखिए इस युद्ध का क्या हुआ, चाइना की क्या क्या कमर हमने तोड़ी है। एक तो सबसे पहले जो हिटलर की तरह एक मिलिट्री फियर, अगर इंडिया ये स्टैंड नहीं लिया होता, अगर हमारे जवानों ने उनको धूल नहीं चटाई होती, तो पूरी जी दुनिया में इंडिया के मिलिट्री माइट की एक दहशत थी। लोग बोलते नहीं थे, डब्ल्यूटीओ में नहीं बोलते थे, पॉलिटिकल विरोध नहीं करते थे, और बिना लड़े ही लोग समर्पण कर देते थे, केवल ये दिखावे का। मैंने बताया ना, मूर्तियों का एग्जाम्पल दिया, तो अपनी सेना की क्वांटिटी को दिखा करके वो लोगों को डराता था, देशों को डराता था। तो सबसे पहला जो ये है कि भारत एक लिबरेटर की तरह, लिबरेटर मतलब मुक्तिदाता की तरह, हमारा हजारों साल का बिल्कुल। इतिहास है। आप देखोगे भारत से ऐसे वीर पुरुष राजा निकले हैं यहाँ पे, जिन्होंने मानव जाति को, सभ्यताओं को लिबरेट कराया, दास्ता से, जी अत्याचार से लिबरेट कराया, दूसरे शासकों के अत्याचार से लिबरेट कराया। तो सबसे पहला जो मैसेज गया पूरी दुनिया में वो ये गया कि भारत एक लिबरेटर की तरह चाइना के आतंक से मुक्त करवाया। जो एक मानसिक आतंक, साइकोलॉजिकल टेररिज्म जो क्रिएट हो गया था, फोबिया क्रिएट हो गया था, उससे भारत ने मुक्त करवाया, पहली चीज। जी सेकंड मैं इंपॉर्टेंट आपसे एक चीज, बात और पूछना चाहता हूँ। जी ठीक है, बोलिए बोलिए। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज देखिए, लोग बोलते हैं ठीक है हम पाकिस्तान के तरफ मिलिट्रीली या वो जो है हम ज्यादा एक्टिव रहते हैं। मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान एक शैतान बच्चे की तरह हमें परेशान कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान की कभी भी मिलिट्री माइट इतनी नहीं है कि वो पूरे इंडिया को वॉर करके कब्जा करे। तो सबसे बड़ा जो दुश्मन है, जिसके इरादे भी कब्जा करने के हैं, पाकिस्तान के इरादे अगर देखा जाए तो वो कब्जा करने का नहीं है, वो अपनी पिछले हारों का बदला लेना चाहता है, कश्मीर वगैरह को आजाद करके, इससे ज्यादा उसका ख्वाब नहीं है। लेकिन चाइना का ये ख्वाब है। देखिए सेकंड जो सबसे बड़ा हमने आइस ब्रेक किया, जो हमने आईना दिखाया चाइना को, वो हमने ये दिखाया कि हमारा जो दुश्मन है वो चाइना है, असली जो दुश्मन है वो चाइना है। अगर ये बिल्कुल। एक्टिविटी नहीं एक हुई होती मिश्रा जी, हमारे, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ यहाँ पर। जैसे कि आपने बताया कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है, लेकिन अगर हम देखें तो हमारा सबसे बड़ा अभी तक जो ट्रेड हो रहा था वो चाइना से हो रहा था। लेकिन अब जिस तरीके से भारत सरकार ने वॉलेट पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से जो चीजें बैन कर दी हैं, सेल्फ सफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से देश को आगे ले जाया जा सकता है। चाइना की कंपनियों को बाहर निकाला जा रहा है, बॉयकॉट चाइना, टिकटॉक और 58 और जो एप्लीकेशन थी उनको ब्लॉक कर दिया गया है। तो आपको क्या लगता है कि अगर हम इकोनॉमी इज द न्यू पॉलिटिक्स, अगर हम इसके बारे में सोचें तो आप इस पे थोड़ा सा हमें थोड़ा सा बताइए कि इकोनॉमिक्स इज द न्यू पॉलिटिक्स, तो उस पर किस तरीके से आगे आ सकते हैं, किस तरीके से चाइना को धूल चटा सकते हैं, वोकल को लोकल, लोकल को वोकल कर सकते हैं, और कैसे अपनी इकोनॉमी को धार दे सकते हैं और चाइना को पछाड़ सकते हैं। सनोज देखिए होता क्या है, इकोनॉमी को बूम करने में, ग्रो करने में सबसे ज्यादा रोल होता है मिलिट्री पावर का। आप इतिहास देखिए, हमने कितनी उन्नति की, इंडिया कितना रिच था, सोने की चिड़िया बोली जाती थी, लेकिन कुछ लुटेरे आते थे जो लड़ने में बड़े माहिर और निर्दयी होते थे और हमको लूट करके या गुलाम बना के लेके चले जाते थे। इकोनॉमी तभी ग्रो करती है जब आप मिलिटरीली बहुत स्ट्रांग है। अगर आप मिलिटरीली स्ट्रांग नहीं है तो इकोनॉमी आपकी ग्रूम नहीं करेगी। दोनों इंडिपेंडेंट है, लेकिन अल्टीमेट मिलिट्री का रोल, मिलिट्री पावर का रोल ज्यादा होता है। चाइना यही करता था, मिलिट्री पावर का भय दिखा करके अपनी इकोनॉमी को भी बढ़ाता था, और वो प्रेशर कहीं ना कहीं भारत के ऊपर भी बनाता था। और ग्लोबल टाइम्स ने कई बार बोला कि हमारी नेवी, हमारी सेना भारत से ज्यादा बेहतर है, ये है।
एक ये भूत भी उतार दिया। देखिए जब ये भूत पूरी दुनिया से उतर गया ना, तो अब भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में, भारत तो पहले भी नहीं डरता था, पूरी दुनिया के दिमाग से ये भय निकल गया है। अब है क्या, देखिए वोकल फॉर लोकल सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन। जैसे ही ये गलवान का प्रकरण शुरू हुआ, हमारी 120 करोड़ की देशभक्त जनता ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, बाइकॉट चाइना शुरू कर दिया। बाइकॉट चाइना होते ही हफ्ते भर के भीतर जब सारा ट्रेड रुक गया, तो बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर, वहां पे अगर आप किसी मैन्युफैक्चरर से बात करिए, उनके पास प्रोडक्ट भरे पड़े हैं, कोई खरीदने वाला नहीं है, और वो मिन्नतें कर रहे हैं हमारे इंपोर्टर से कि आप ऑर्डर जो है मंगवा लीजिए, गवर्नमेंट को आप बोलिए कि वो हमारे प्रोडक्ट को बैन ना करे। भाई जब आपके पास पैसा नहीं रहेगा, तो आपके जवान के पेट में रोटी नहीं जाएगी, तो वो लड़ेगा क्या? आपके बंदूकों में, आपके तोपों में न गोली रहेगा न गोला रहेगा, आपके गोली और गोला में बारूद नहीं रहेगा, वो केवल एक दिखावटी यंत्र बन के रह जाएगा। मिलिट्री पावर का भूत जैसे ही भारत ने उतारा, ग्लोबल इकोनॉमिक पावर का जो दम्भ चाइना भरता था, उसका बैलून, जो एक बैलून था ना, वो ऐसे फूट गया जैसे कोई बच्चा एक सुई चुभो देता है बैलून के अंदर। तो पूरी दुनिया भी समझ गई कि चाइना का ऐसा नहीं कि बिना चाइना के मैन्युफैक्चरिंग या बिना चाइना से इंपोर्ट किए हुए हम नहीं रह सकते हैं। एक प्रयास शुरू हो गया, इंडिया ने एप्स को बैन किया। अच्छा देखिए होता क्या है, एक प्रॉब्लम होती है कि हु विल बेल द कैट, यानी बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। घंटी कौन बांधेगा? 40 सालों से चाइना की हालत यही थी। इवन अमेरिका भी डायरेक्टली पंगा नहीं लेता था, उसके इकोनॉमिक और बहुत सारे ऐसे रीजन थे कि वो डायरेक्टली पंगा नहीं लेता था। भारत ने बिल्ली के गले में घंटी बांधी है, पहली चीज। या इसको यूं बोले कि एक बिगड़ैल सांड के नाक में जो रस्सी, उसको उसके नाक को छेद के जो रस्सी पहनाते हैं ना, ताकि सांड जो है कब्जे में रहे, तो भारत के जवानों ने वो वीरता का काम किया जो जिसको पूरी दुनिया ने। अच्छा अब एक परसेप्शन डेवलप होना शुरू हुआ, ग्लोबल परसेप्शन। इतना जो चाइना ने डेवलप किया था 40 सालों में, उसको भारत ने 4 घंटे में हवा कर दिया। अब इमेजिन करिए क्या खोया क्या पाया, जो आपका टाइटल है। अगर भारत विश्व गुरु बनने जाता, तो विश्व गुरु के लिए एक परसेप्शन डेवलप करना पड़ता है। चाइना ने ये परसेप्शन डेवलप करने के लिए बिलियंस एंड बिलियन डॉलर्स और 40 साल का टाइम लगाया हुआ है। बहुत पैसे इसमें खर्च होते हैं, बहुत टाइम लगता है। इंडिया ने 40 साल में जो चाइना ने किया, वो 4 घंटे में कर लिया, पहली चीज। दूसरी चीज, देखिए थ्रेट कहां से होता है, इकोनॉमिक थ्रेट भी बहुत बड़ा इकोनॉमिक थ्रेट होता है। अब इंडिया ने कितनी डिप्लोमेटिक लेवल पे आप देखिए कितना खूबसूरत डिप्लोमेसी यहाँ पे प्ले किया है कि इसका जो है एग्जाम्पल आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। कहां चाइना चला था इंडिया के ऊपर अटैक करने, धमकियां दे रहा था। इंडिया ने ऐसी डिप्लोमेसी की कि चाइना ने इंडिया की शर्तों को माना, हमारे सामने घिघियाने लगा, ट्रेड के लिए मोहताज हो गया, और पूरी दुनिया में हमने एक्सपोज कर दिया बिना एक गोली चलाए हुए। आप देखिए हिटलर को एक्सपोज होने के लिए या हिटलर को पूरा खत्म करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में कितना पैसा खर्च हुआ होगा, कितनी जाने गई थी। वही चीज अगर हिटलर ने जब पहली बार पोलैंड एक छोटा सा देश था, तो पहला अटैक करके उसको जीता था। अगर वही चीज पोलैंड कर देता हिटलर के साथ, या हिटलर को सबक मिल गया होता, तो शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता, इतनी तबाही नहीं होती। तो भारत ने एक बहुत बड़ी तबाही को भी बचा लिया, पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया, यानी बिना बम बारूद एटम बम चलाए हुए दुश्मन को रोक दिया। जी बिल्कुल, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अभी जो पिछले कुछ सालों में जितनी भी जो डिफेंस डील हुई है, राफेल की और S-400 की, और अभी जो जितनी भी डील अभी हाल फिलहाल में हुई है, क्या इससे भारत एक मजबूत मैसेज दे पाया है दुनिया को कि चाहे बात डिफेंस की हो या इंडियन एयरफोर्स की हो या इंडियन डिफेंस सिस्टम की हो, तो भारत कहीं से लेके कहीं तक भी किसी से पीछे नहीं है। और रही बात की अगर जो डिपेंडेंसी जो मार्केट की जो चाइना के ऊपर थी, तो अब जब हम सेल्फ सफिशिएंट बनने की राह पे चल रहे हैं, तो हम वहां पर भी उसको पूरी टक्कर दे पाएंगे। देखिए हम डिफेंस डील की बात करते हैं, सबसे पहले तो हमने सबक सिखाया चाइना को। रशिया और चाइना बहुत दम्भ भरता था कि रशिया हमारे साथ है, लेकिन उसी जब वहां पे परेड हुई थी रशिया में, तो हमारे रक्षा मंत्री भी गए थे, और वहां पे चाइना के भी बहुत सारे ऑफिशियल्स थे। उनकी नाक के नीचे डंके की चोट पे हमने S-400 वगैरह की डील की, हमने लगभग 32 जो है फाइटर प्लेन्स की, MiG-29 वगैरह की डील की, और डील करने के बाद वहां पे हमने इसकी डिक्लेरेशन करवाई, यानी ये चाइना का भूत भी हमने उतारा। अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप ये देखिए, अगर ये घटना नहीं होती तो हो सकता है ये डीलें नहीं होती या बहुत स्लो उसमें होती,
खतरा तो हमेशा बना रहा है। इससे फायदा ये हुआ कि भारत की रक्षा के लिए जितने इक्विपमेंट चाहिए वो एक झटके में ही बहुत तेजी से हमारे पास आ गए। अब अगर वो हमारे पास आ गए तो जो डील 10 साल में होनी थी वो हमने अभी कर ली। यानी फ्यूचर मिलिटरीली अगर देखा जाए तो हमने अपने जो है देश को, कंट्री को सिक्योर कर लिया। कहां राफेल कितने दिनों के बाद आने वाला था, अभी 8 राफेल फाइटर इमरजेंसी में हुए। ये एक मैसेज ये भी देता है पूरी दुनिया को कि ये देश केवल हाँ हाँ करके जबान से भारत के साथ नहीं है, जरूरत पड़ने पे ये हर तरीके से, जैसे फ्रांस ने बोला हम इमीडिएट आपको सप्लाई देंगे, जुलाई के लास्ट तक 8 जो है फ्लाइट फाइटर प्लेन जो आपके हैं रफाल, उनकी हम डिलीवरी कर देंगे। एक ग्लोबल मैसेज ये गया है कि इंडिया का जो भी कदम है, चाहे इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हो, वो सॉलिड फाउंडेशन है वहां पे, न कि चाइना या पाकिस्तान की तरह धूर्तता और स्वार्थ पे। हमारे जो भी देश हैं, अमेरिका खुल के हमारे साथ आया, इजराइल खुल के आया, रशिया खुल के हमारे साथ आया। एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जियो मतलब ग्लोबल पॉलिटिक्स में देखा जाए तो एक चीज और है, कुछ लोग बोल रहे थे कि अरे नेपाल भी हमें आंखें दिखाने लगा। मैं इसको एक बहुत पॉजिटिव चीज के लिए लेता हूं। देखिए होता क्या है, ये घटना हुई तो कितने हमारे छुपे हुए दुश्मन थे, कितने ऐसे ग्लोबल राजनेता थे जो भारत का अहित चाहते थे, वो भी एक्सपोज हो गए। पूरी दुनिया में हमने चाइना की जालसाजियों का, फर्जीवाड़ा का, उसकी जो है गलत नीतियों को हमने पर्दाफाश किया। भारत के कितने दुश्मन है, कौन दोस्त है, इस चीज का भी पर्दाफाश हो गया। नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता, पता चला आस्तीन के सांप बन के ये बैठे रहते, जितने ये नेपाल के जो ओली ओली हैं, ये आस्तीन के सांप बन के बैठे रहते। थैंक्स गॉड कि ये चीज हुई और इन लोगों के चेहरे से मुखौटा हटा। तो आप ये जो भारत की ये जो जीत हुई है, इसका जो श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? और आगे भारत को सुपर पावर बनने के लिए, विश्व गुरु बनने के लिए ऐसी क्या चीजें हैं कि ऐसे क्या सबक है जो सीखना चाहिए? और क्या हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना से कुछ ऐसी चीजें सीख सकते हैं जिससे कि हम अपनी इकोनॉमी को पटरी पर ला सकें, सेल्फ सफिशिएंट बन सकें, अपने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग जिसमें हम थोड़ा सा पीछे हैं, और थोड़ा नहीं काफी ज्यादा पीछे हैं, उसमें हम अपने आप को आगे कर सकें? तो उसमें उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए सनोज जी, आपका जो पहला क्वेश्चन है कि इन सारी घटनाओं का जो पूरा ग्लोबल परसेप्शन हमने चेंज कर दिया, देखिए मिनटों में हमने चेंज कर दिया। इतना ग्लोबल परसेप्शन चेंज करने में सदियां लग जाती हैं, चाइना को 40 साल लग गए, जब से आजाद हुआ तब से मेहनत कर रहा है। सबसे पहले जो क्रेडिट जाता है वो यहाँ के पुरातन जो विचारधारा है, जो संस्कृति है, और 120 करोड़ भारतीयों को जाता है। ये 120 करोड़ भारतीयों की सामूहिक शक्ति है और हमारे यहाँ के संस्कार हैं। मिलिट्री का जो मोराल होता है, जो वीर होते हैं, उनकी जो पैदाइश या ग्रूमिंग होती है वो संस्कारों पे बेस्ड होती है, न कि हथियार दे करके या उनको बहुत ज्यादा तनख्वाह देके। चाइना के सैनिकों का आपने देखा ना, जब पिटने लगे तो छोड़ के भागे। हमारे सैनिक भागे? हमारे सैनिक कभी नहीं भागते हैं। ये हमारी हजारों साल की परंपरा और संस्कार है। तो पहला जो क्रेडिट जाता है हम सभी 120 करोड़ भारतीयों को और हमारी पुरातन संस्कृति और सभ्यता को जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि चाइना से क्या सीखा जाए। मैं बोलता हूं कि भगवान ना करे कि हमें चाइना से कुछ सीखना चाहिए। एक दिन वो था जब चाइना हमसे सीखता था। वेनसांग और फाहियान यहाँ पे सीखने के लिए आते थे। वो एक डिफरेंट स्टोरी है कि वहां से वो क्या सीख के गए और कितनी बड़ाई उन्होंने इंडिया की थी। वो गूगल पे सर्च करिए। तो चाइना से हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चाइना केवल धूर्तता के बल पे आगे बढ़ रहा है, ना उसके अंदर इथिक्स है ही नहीं। हम अपने इथिक्स को छोड़ ही नहीं सकते हैं। हमें यह है कि जो हमारे पुराने परंपरा है, जो सिद्धांत है, हमें उसी पे चलते रहना है। अच्छा, रही बात कि हम इंडिपेंडेंट कैसे बने, देखिए बेसिक जितने होते हैं, कोई भी अगर मैनेजमेंट का स्टूडेंट होगा, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए मैनेजमेंट में 5M होते हैं, 5 रिसोर्सेज। मैन होता है, मटेरियल होता है, मनी होता है, मेथड होता है, मार्केट होता है। मार्केट अपने आप में इंडिया सबसे बड़ी मार्केट है। मैन पावर या स्किल्ड हाईली प्रोफेशनल, जो कि गूगल वगैरह के सीईओ अगर कोई पैदा कर रहा है, और इंदिरा नूई वगैरह तो हम कर रहे हैं। टॉप लेवल के इकोनॉमिस्ट, डिप्लोमेट, पॉलिटिशियंस यहाँ पड़े हुए हैं। तो ये सारे बेसिक 5M या 5 रिसोर्सेज, मैन, मटेरियल, मशीन, मार्केट, मनी, मेथड, स्ट्रेटजी, हर चीज हमारे यहाँ पड़ी है। सवाल सिर्फ ये है कि जब आपको कोई चीज इजी मिलने लगता है, आपको बना बनाया चीज आ रहा है, सब उस पर धीरे धीरे डिपेंडेंट होते चले गए हैं। हमें थोड़े दिनों तक कष्ट सहना है, साल, 2 साल, 3 साल, मैक्सिमम 5 साल। वो सारी चीजें, भाई चाइना ऐसा कोई
क्रायोजेनिक इंजन तो बना नहीं रहा है ना, जो हम इंपोर्ट करते हैं वो क्रायोजेनिक इंजन या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी तो है नहीं कि कोविड की वैक्सीन बनाई है, कोई ऑप्शन नहीं है जी चलो इंपोर्ट करो, वो तो हम ही लॉन्च कर रहे हैं उनसे पहले 15 अगस्त को। चाइना के ऊपर डिपेंडेंट रहने का ऐसा कोई यूएसपी या फैक्टर नहीं दिखता है। केवल एक चीज है कि चाइना ने बल्क मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर को, सिस्टम को डेवलप किया। हमें अब मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करना चाहिए। हर आदमी को यहाँ पे एंटरप्रेन्योर बनना है, रेदर देन कि हम लोग ज्यादातर जॉब सीख करते रहते हैं, जॉब सीकर की जो मेंटालिटी है उसको चेंज करना होगा। हाँ, तो एंटरप्रेन्योर बनिए। हर घर में एक, देखिए भारत जब सोने की चिड़िया थी, तो मैं आपको बता देता हूँ, माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशन भारत की इतनी स्ट्रांग थी कि हर घर उस वक्त, भारत का हर घर एक मिनी प्रोडक्शन हाउस था, एक मिनी फैक्ट्री थी। हर घर में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनते थे और उन सबको ले जाके कहीं असेंबल करके फिर एक्सपोर्ट किया जाता था। तो भारत को अब वही करना है, माइक्रो इकोनॉमिक प्रोसीजर्स पे ध्यान देना है, इंप्लीमेंट करना है। अच्छा, लघु उद्योगों को बढ़ावा देना है और टॉप लेवल की जो टेक्नोलॉजी है, R&D पे भी हमें रिसर्च करना है। इसमें गवर्नमेंट ने एक बड़ा बढ़िया काम किया है कि भाई अब हम केवल कोई हाई टेक्नोलॉजी की जो चीजें हैं, फाइटर प्लेन वगैरह, हम उनको केवल आयात नहीं करेंगे, हम उनको मिलके यहाँ पे बनाएंगे ताकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हो सके। तो स्किल डेवलपमेंट का ये बहुत अच्छा प्लान है। धीरे धीरे हम बनाएंगे तो हमें वो चीजें लेटर ऑन हम उसको डेवलप कर सकते हैं अपने यहाँ। तो ये है कि हमको टेक्नोलॉजी डेवलप करना है, हमको मैन्युफैक्चरिंग पे जो है फोकस करना है। थोड़े दिनों तक हमें सब्र करके रहना है कि अगर हम चाइना से इंपोर्ट नहीं कर, अरे चाइनीज झालर अगर हम नहीं लेंगे, उसकी जगह अगर हम मिट्टी का दिया जो है जलाएंगे, तो क्या दिवाली में हमें कम पुण्य मिलेगा? श्रद्धा होनी चाहिए। विकल्प हर चीज अवेलेबल है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर को हमें डाउन करना पड़ेगा। जो यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो ये है कि हाँ भाई हर जगह आप प्रॉफिट मत देखिए कि चाइना से सस्ता आ रहा है, ठीक है 2 पैसे महंगा आ रहा है, लेकिन आजादी और राष्ट्रवाद की कीमत उससे बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद AK मिश्रा जी, आपने बेबाकी से अपनी राय रखी और आपने जितने भी हमारे जो क्वेश्चन थे, उनका आपने बहुत अच्छी तरीके से डीप एनालिसिस करके आपने उनका जवाब दिया। तो जो भी हमारे जो व्यूअर्स हैं एनबीटीवी के, ज़ाहिर-सी बात है उनका भी एक माइंडसेट इससे बदलेगा, एक सकारात्मक सोच उनकी डेवलप होगी और उनको भी लगेगा कि कैसे अपने देश को हम सेल्फ सफिशिएंट बना सकते हैं और एक जॉब सीकर की मेंटालिटी से जॉब क्रिएटर की मेंटालिटी तक हम आ सकते हैं। तो इसी तरीके से हम आगे भी आपके साथ में जो जितने भी खास मुद्दे उन पर जुड़ते रहेंगे। एनबीटीवी को समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सनोज, थैंक यू।